न्यू वीडियो रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस को हम रन करेंगे और रिग्रेशन कैसे रन होता है उसको हम देखेंगे। तो पहले हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है वो कोरिलेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मीन, स्क्यूनेस, कर्टिसिस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं और एनालिसिस कर ली हैं। अब हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। तो हम जो है मल्टीपल रिग्रेशन के लिए रिग्रेशन में हम जाएंगे। रिग्रेशन में जाकर हम जो है वो लीनियर में जाएंगे। तो अब देखें, एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में जाकर रिग्रेशन में जाएंगे, रिग्रेशन से हम लीनियर में जाएंगे। दोबारा देखें, एनालाइज, एनालाइज से रिग्रेशन, रिग्रेशन से लीनियर। तो लीनियर को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल आएगी। एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की विंडो होगी और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की विंडो होगी। अब इसके अंदर दो चीजें, एक होती है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और एक होती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। जब हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ए टाइम रन करते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल एट ए टाइम रन करते हैं तो उसको मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। सिंपल रिग्रेशन का मतलब है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्ज करो मैं पहले सिंपल रिग्रेशन रन करता हूँ। फर्ज करो कि ये एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वर्क कल्चर, तो मैं वर्क कल्चर को ये डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने डाल दिया और एक ही वेरिएबल जो कि फंक्शनल ऑडिट है इंडिपेंडेंट, उसको मैंने इंडिपेंडेंट। अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरह करके आप इसे ओके करेंगे तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप होगा। और 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब है कि ये जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन होगा। इसको मैं ओके करूंगा तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। इसमें मॉडल समरी है, इसके अंदर अनोवा है और इसी तरह इसके अंदर जो है ये कोफिशिएंट वैल्यू आ रही है फंक्शनल ऑडिट की और वर्क कल्चर ऑडिट की। इसी तरह आप दूसरे को भी कर सकते हैं। तो ये 1-to-1 होता है। फिर रिग्रेशन में आप जाएं, फिर लीनियर में जाएं और अब ये एक है, इसको आप इधर कर दें। अब जो दूसरा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये कंप्लायंस ऑडिट, इसको अब यहाँ करें और इसे आप ओके कर दें तो ये दूसरा हमारे पास आ जाएगा जो कि जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ये कंप्लायंस ऑडिट वर्क कल्चर के साथ आ गया। इसी तरह फिर तीसरा है, तीन हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सिंपल लीनियर में तीनों को अलग अलग करना होगा हमारे पास। तो तीनों को ये फिर दोबारा रिग्रेशन में जाए, फिर लीनियर में जाए और फिर जो कंप्लायंस को वापस आप सेंड कर दें। और हमारे पास नेक्स्ट जो है प्रोफेशनल ऑडिट है, तो प्रोफेशनल ऑडिट को यहाँ कर देंगे, इसे आप ओके करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड जो वीडियो है ये जो है वो आ जाएगी, थर्ड जो टेबल है। तो ये प्रोफेशनल ऑडिट और वर्क, तो ये हमने जो है वो इंडिविजुअली हर एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम करेंगे तो उसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और 2, 3, 4, 5 जो है यानी एक से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल्टेनियसली अगर हम रन करें तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। तो आमतौर पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है उसको कोई रन नहीं करता है, उसका कोई फायदा नहीं है इतना ज्यादा रन करने का, बहुत ही वीक टेस्ट है जो कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन को रन करते हैं। तो हम भी इसके अंदर मल्टीपल रिग्रेशन को रन करेंगे। तो मैं एनालाइज में जाऊंगा, रिग्रेशन में जाऊंगा उसी तरह और फिर लीनियर में जाऊंगा। इस लीनियर को मैं क्लिक करूंगा और लीनियर को क्लिक करने के बाद ये वर्क कल्चर ऑर्डर, वर्क कल्चर वैसे ही रहेगा जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी तीनों जो वेरिएबल्स हैं फंक्शनल, कंप्लायंस और प्रोफेशनल, इन तीनों को जो है हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विंडो में हम इसे शिफ्ट कर देंगे। तो अब ये तीनों हमारे पास आ गए। अब हमने कुछ नहीं करना, इसे ओके करेंगे तो तीनों एट ए टाइम रन हो जाएंगे। जब तीनों एट ए टाइम रन होंगे तो इसका मतलब यह है, इसको मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। एक ये देखें, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी तीनों जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ अगर रन हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो फिर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और तीन जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। तो हमने अपने पेपर के अंदर जो हम जो फाइनल रिपोर्ट बना रहे हैं उसके अंदर हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन रन करना है कि जिसके अंदर एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और बाकी सारे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ हम जो है वो रन करेंगे। तो ये तीनों है, इसको आप ओके कर दें तो अब आपके पास ये आ गया है जिसके अंदर जो है आपके पास ये मॉडल समरी आती है, इसके अंदर अनोवा आता है और इसके अंदर जो है
ये तीनों देखें, फंक्शनल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट और प्रोफेशनल ऑडिट, ये तीनों एक साथ जो है रन हो रहे हैं विद द कल्चर, वर्क कल्चर। तो ये इसको कहते हैं मल्टीपल लिग्रेशन। अब हम इनको कैसे जो है वो करते हैं, इसको हम किस तरह जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। तो इसमें जो मॉडल समरी है उसके अंदर जो है वो हम आर स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू को आमतौर पर जो है इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। तो 0.689 आर स्क्वायर की वैल्यू है, इस 0.689 को हम इंटरप्रेट करेंगे। कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हम ये कहेंगे कि जी जो हमारा ओवरऑल मॉडल है, ओवरऑल मॉडल से मुराद है कि तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलकर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर कितना वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब उसको कितना जो है वो उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आसान अल्फाज के अंदर के तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलकर कितना परसेंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम जब इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि आर स्क्वायर वैल्यू, आप एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू भी ले सकते हैं। बाज लोग जो है आर स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं और बाज एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं, लेकिन दोनों की एक्सप्लेनेशन सेम होगी। बस फर्क ये होगा कि इसकी वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू से थोड़ी कम होती है, जिसके अंदर एरर अगर एडजस्ट करके जो है ये एडजस्टेड आर स्क्वायर लेते हैं। तो ये ज्यादा फिजिबल है कि आप एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू ले लें। बहरहाल तो आर स्क्वायर की वैल्यू या एडजस्टेड आर स्क्वायर किसी की भी ले लें, जो भी आपने लेनी है वही आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू ले रहा हूँ। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर लेता हूँ तो आर स्क्वायर वैल्यू शोज दैट 68.9% वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द independent variables, जो कि प्रोफेशनल कंप्लायंस और फंक्शनल ऑडिट है, टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सारे मिलकर 68.9% जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो ये एक आर स्क्वायर की एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह आप नीचे आएंगे अनोवा, तो अनोवा के अंदर एफ और सिग्निफिकेंट वैल्यू को हम देखते हैं। एफ और सिग्निफिकेंट वैल्यू को जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो है ये डेटा आ जाएगा। ये एफ हमारे पास, ये जो अनोवा का टेबल होता है ये हमें मॉडल फिटनेस बताता है कि जो हम मॉडल रन कर रहे हैं, मॉडल रन करने का मतलब है ये जो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि हमने मल्टीपल रिग्रेशन के थ्रू रन किया, ये पूरा मिलकर एक मॉडल बनता है। क्या ये मॉडल जो है ये फिट है, क्या ये मॉडल सही है या ये मॉडल गलत है, क्या ये मॉडल प्रिडिक्ट कर सकता है या फॉरकास्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। असल में उस मॉडल कैपेसिटी को हम देख रहे हैं कि मॉडल इतना कैपेबल है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको प्रिडिक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी तीन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या वो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसे बेहतर कर सकते हैं। यानी अगर कोई बंदा इन तीनों वेरिएबल के ऊपर पैसा लगाए तो क्या वो वर्क कल्चर के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये मॉडल फिटनेस बताता है। अगर इसकी वैल्यू जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर 0.05 से कम हो तो हम ये कहते हैं जी हमारा मॉडल फिट है और ये प्रिडिक्ट कर सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल को बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू 0.000 है और एफ की वैल्यू भी आमतौर पर 7 कहते हैं कि 7 हो तो ये कंफर्म अज्यूम कर लिया जाता है कि ये जो मॉडल है फिट है। लेकिन यहाँ पर एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 160 है और सिग्निफिकेंट वैल्यू भी 00 है। तो इसका मतलब है द मॉडल इज फिट एंड दिस मॉडल कैन प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप आ जाए तो ये कोफिशिएंट वैल्यूज है। कोफिशिएंट वैल्यूज जो है उसके अंदर ये देखें, ये बी है, ये अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट है और ये स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट है। ये भी बी जो है बीटा है लेकिन इसके साथ स्टैंडर्ड एरर भी मिला हुआ है, और ये स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट है और इसके साथ ये बीटा की वैल्यू है जो कि स्टैंडर्डाइज वैल्यू है। तो ये भी वैल्यू है, ये भी, आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। आमतौर पर ये वाली वैल्यूज जो बीटा की है अनस्टैंडर्डाइज वैल्यू, वो रिसर्चर जो है आप ले रहे होते हैं, लेकिन आप इस वैल्यू को भी ले सकते हैं। आप जो भी वैल्यू लें, स्टैंडर्डाइज वैल्यू लें या अनस्टैंडर्डाइज वैल्यू लें, इस वैल्यू को आपने मेंशन करना है कि आपने बीटा की स्टैंडर्डाइज वैल्यू ली है या अनस्टैंडर्डाइज वैल्यू ली है। तो वैसे स्टैंडर्डाइज वैल्यू लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसी तरह ये टी की वैल्यू है और ये सिग्निफिकेंट वैल्यू जो हम हाइपोथेसिस हमने बनाए हैं, वो हाइपोथेसिस यहाँ से चेक होंगे। फर्स्ट करो हमारा हाइपोथेसिस है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फंक्शनल ऑडिट एंड वर्क कल्चर। तो हमारा ये पहला है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो हम यहाँ से चेक करेंगे क्या हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है। तो अगर टी की वैल्यू 1.96 और उससे ज्यादा हो और पी की वैल्यू 0.05 से कम हो तो इसका मतलब होता है
कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। इसका मतलब है कि फंक्शनल ऑडिट का और वर्क कल्चर का आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसी तरह दूसरे वेरिएबल के ऊपर आ जाए तो कंप्लायंस ऑडिट का इसका जो वेरिएबल का टी वैल्यू है वो 1.96 से कहीं ज्यादा है, 4.9 है, और जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो भी 0.05 से बहुत कम है। तो इसका मतलब यह है ये भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। और इसी तरह प्रोफेशनल ऑडिट जो है उसका अगर हम देखें तो टी की वैल्यू भी 5.7 है और सिग्निफिकेंट वैल्यू भी 0.0 है। तो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू या पी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू कहलाती है। ये जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, बाज़ जगहों पे पी भी लिखा हुआ होता है और बाज़ जगहों पे सिग्निफिकेंट वैल्यू भी लिखा हुआ होता है। तो ये टी की वैल्यू है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 5.732 है और यहाँ पर भी 0.00 है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये तीनों जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विद दी वर्क कल्चर ऑडिट। इसका मतलब ये है कि पहले में भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है और अल्टरनेट एक्सेप्ट होता है, दूसरे में भी नल रिजेक्ट होता है और अल्टरनेट एक्सेप्ट होता है, तीसरे में भी नल रिजेक्ट होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होता है। तो हमेशा आप लोगों ने टी की वैल्यू और पी की वैल्यू को जो है वो देखना है और उसकी बेसिस पर आप फैसला करते हैं कि कौन सी जो वेरिएबल है वो रिजेक्ट होता है और कौन सा हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है और कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। वो आप इन टी और सिग्निफिकेंट वैल्यू की बेस पर जो है वो आप देखेंगे। इसी तरह आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो कौन से वेरिएबल का है। तो जिसका बीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो स्टैंडर्डाइज बीटा है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो फंक्शनल ऑडिट की है। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शनल ऑडिट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो वर्क कल्चर के ऊपर है। इसी तरह दूसरे नंबर पे अगर मैं देखूं तो 0.265 है। तो प्रोफेशनल ऑडिट जो है वो दूसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला, और तीसरे नंबर पर भी ये है। तो स्टैंडर्डाइज बीटा के अंदर देखें तो ये है, जबकि हम अनस्टैंडर्डाइज बीटा के अंदर देखें तो थोड़ा सा चेंज है। फंक्शनल ऑडिट वाला तो वही सेम है, लेकिन कंप्लायंस ऑडिट में ये जो है वो ज्यादा हो गया है और प्रोफेशनल ऑडिट वाला कम हो गया, जबकि यहाँ पर जो है प्रोफेशनल ऑडिट का बीटा वैल्यू ज्यादा है। और ये बहरहाल जो भी आपने लेना है, ये जो स्टैंडर्डाइज वैल्यू होती है ये इस एरर को एडजस्ट करने के बाद ये वैल्यू आती है। तो आपको इसमें कोई मसला नहीं है कि आप ये वैल्यू लें या ये वैल्यू लें, तो कोई भी वैल्यू आप लेकर इसको कर सकते हैं। वैसे मेरा मशवरा ये है कि आप स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट को जो है आप लें, ताकि एरर को एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यूज हैं वो आपके सामने आ जाए। उसके बाद एक और वैल्यू आपको यहाँ नजर आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये कांस्टेंट वैल्यू को आमतौर पर हम इंटरप्रेट नहीं करते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू ये होती है कि फर्ज करो कि हम जो है इस पर इन तीनों में से किसी के ऊपर भी काम ना करें, मतलब इसके ऊपर पैसा खर्च ना करें, इन्वेस्ट ना करें, तो क्या उसके बावजूद भी कोई वर्क कल्चर जो है होगा करंट सिचुएशन। तो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है कल्चर की वो ये बता रहा है। तो जो ये बता रहा है कि जो टी की वैल्यू है वो बहुत कम है और इसी तरह सिग्निफिकेंट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो करंट कल्चर एग्जिस्ट करता है कंपनीज के अंदर वो जो है वो ठीक नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि इनके ऊपर हम काम करके उस कल्चर को बेहतर कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये और इम्प्रूव होगी और तो कल्चर हमारा बेहतर होगा। तो हमें कल्चर को बेहतर करने के लिए फंक्शनल कंप्लायंस और प्रोफेशनल ऑडिट्स जो है वो कंपनी में करने होंगे और फिर उन ऑडिट की जो फाइंडिंग होंगे उसको कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करना होगा। जब हम ये इंप्लीमेंट कर लेंगे तो तब जो है वो हमारा वर्क कल्चर बेहतर हो जाएगा और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस वर्क कल्चर की वो इंप्रूव हो जाएंगी और एम्प्लॉइज खुश हो जाएंगे। तो हम अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो अगर आपके पास कम पैसा है तो सबसे पहले आप फंक्शनल ऑडिट जो है, जो एचआर फंक्शनल ऑडिट है, उसको इंप्रूव करें, उसको बेहतर करेंगे, उसको करेंगे तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो डालेगा। उसके बाद अगर आपके पास और पैसे आप लगाना चाहते हैं तो फिर आप कंप्लायंस और प्रोफेशनल ऑडिट के ऊपर भी आप लगा दें, ताकि कंप्लायंस जो ऑब्जेक्टिव आपने बनाए हुए हैं वो पूरे एज इट इज प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलो हो रहे हो और एचआर प्रोफेशनल जो उनकी कॉम्पिटेंसी जो है वो बेहतर हो, उनकी कैपेबल हो, तो उसको लेकर जो है वो आप उससे भी वर्क कल्चर आपका बेहतर हो सकता है। तो ये हमने जो है मल्टीपल रिग्रेशन तक हमने रन किया है। तो हमने इसके अंदर जो है जो टेस्ट रन किए हैं हमने पहले शुरू की वीडियोस के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी रन की है, जो कि सिर्फ डेमोग्राफिक वेरिएबल के ऊपर होती है। फिर हमने उसके बाद जो चीज़ हमने रन की है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने रन की है, जिसके अंदर हमने जो है वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमने देखी है। इसके अंदर हमने मीन देखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन देखा है, स्क्यूनेस और कर्टसिस देखा है। फिर हमने कोरिलेशन को रन किया है
और फिर कोरिलेशन के बाद हमने मल्टीपल रिग्रेशन और सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो हमने रन किए। ये टेस्ट हमने रन किए। हो कि आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको जो है ये एसपीएसएस की समझ आ जाएगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर बैठेंगे और इस वीडियो से रिलेटेड आपके तमाम सवालात के जवाब जो है वो हम आपको देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एसपीएसएस को समझ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।